अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जेके बोपी की प्रिपरेशन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी सेक्शन से हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम और कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। इसके बाद केमिस्ट्री का भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आज ही एक वीडियो उसका भी अपलोड हो जाए तो ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बायोलॉजी के सेक्शन को देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे थे, कुछ और देख लेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है सारे कन्फ्यूजन्स उसके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 130 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, तो आज हम 131 क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन रेडिश। तो देखिए यहाँ पे टैप रूट सिस्टम की जो मॉडिफिकेशन होती है, रूट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक टेप रूट है, एक फिब्रस रूट है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, टेप रूट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो ग्रो करता है। इसमें प्राइमरी रूट एक होता है, उसके साथ जो है सेकेंडरी रूट्स भी कुछ होती हैं। उसके अलावा जो फिब्रस रूट है, ये रूट के टाइप्स हैं दो। फिब्रस रूट जो होता है उसमें नेटवर्क ऑफ रूट्स होता है, रूट्स का नेटवर्क बन जाता है। तो ये हो गए रूट्स के दो टाइप्स। इसके अलावा फिर देन ये फर्दर और डिवाइड हुए हैं, टेप रूट और फिब्रस रूट। यहाँ क्वेश्चन जो वो टेप रूट से आया है, हम टेप रूट को ही डिस्कस करेंगे। तो टेप रूट के जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, जैसे ट्यूबरस है, कोनिकल, फ्यूजीफोरम, नेपीफोरम, जो है इन चारों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि ट्यूबरस रूट जो है वो क्या होता है। ट्यूबरस रूट जो है ये ट्यूब की तरह होता है, जैसे नाम से ही पता चल जाता है, और इसमें जो बड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ट्यूबरस रूट की अगर आप एग्जाम्पल देखो, जैसे स्वीट पोटैटो होता है, वो ट्यूबरस रूट की एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कोनिकल रूट क्या होता है, जो वाइड होता है टॉप पे और टैपर्ड एट द बॉटम। फॉर एग्जांपल कैरेट अगर आपने देखी होगी तो ये टॉप पे जो होती है ये वाइड होती है, देन उसके बाद नीचे आके टैपर्ड ये हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है फ्यूजीफॉरम रूट कौन सा रूट होता है, जो स्वेल ऑन होता है मिडल के पार्ट में, और बोथ द एंड्स पे जो है वो क्लोज होता है, और मिडल में जो होता है वो स्वेल ऑन मतलब फूला जैसा हुआ होता है। तो इसकी अगर आप एग्जांपल देखोगे तो रेडिश एग्जांपल इसकी है। देन उसके बाद यहाँ पे नेपीफोरम रूट जो होता है वो स्वेल ऑन होता है, एंड अपर साइड में जो है वो स्वेल ऑन होता है, देन लोअर साइड में जो है वो टैपर्ड होता है। ये थोड़ा सा टिपिकल्स हैं, जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे या वीडियो को एक बार और इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो नेपीफोरम रूट की एग्जाम्पल जो है वो टर्निप है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि रेडिश की जो मॉडिफिकेशन होती है वो होती है कोनिकल मॉडिफिकेशन। ठीक, रेडिश और कैरेट की जो है वो सेम ही होती है। तो कोनिकल मॉडिफिकेशन जो होती है वो टैप रूट मॉडिफिकेशन कोनिकल वाली जो होती है वो रेडिश में प्रेजेंट होती है। तो बाकी सारी मैंने आपको दिखा दी। किसी से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको क्वालिफाई या इजीली उसको समझ कर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलते हैं। Inbreeding is a production of offsprings from the mating of breeding of individuals or organisms that are closely related genetically। तो देखिए इनब्रीडिंग का आपको पता ही होगा, यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन में ही हमें वहीं से बता रहा है। इनब्रीडिंग उस ब्रीडिंग को कहते हैं या उस मेटिंग को कहते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को मेट करते हैं, उन पेरेंट्स को हम मेट करते हैं जो जेनेटिकली जो है वो क्लोज्ड होते हैं। जेनेटिकली क्लोज्ड मतलब कि जिनके एंसेस्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं। देन उसके बाद जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं, अगर हम उनको मेटिंग करवाते हैं तो उस मेटिंग को जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, उस मेटिंग को जो है वो कहते हैं इनब्रीडिंग। तो ये आपको पता ही होगा। अब इनब्रीडिंग से कौन सी यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाती है, जैसे म्यूटेशन है, होमोजाइगोसिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद कॉन्गोनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि इनब्रीडिंग जो है इसके काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं और कुछ यूजेस भी इसमें हैं। तो इनब्रीडिंग से जो हम रिड्यूस करते हैं दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है कि सडन स्टेबल एंड हेरिडेबल चेंज इन इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो अगर वो होते हैं तो हम उसके लिए जो है इनब्रीडिंग करते हैं। इनब्रीडिंग करके जो म्यूटेशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो में आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। तो एपोप्लास्ट पाथवे आपको पता होगा कि एपोप्लास्ट पाथवे वो समझना है कि एपोप्लास्ट
पाथवे जो है वो क्या है। एपोप्लास्ट पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है रूट के हेयर्स से, देन उसके बाद जाइलम में वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें सेल वॉल जो है सेल वॉल के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे का जो यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे का जो यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज़ द सी पार्ट। द मोमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल। जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया सेल वॉल इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी के थ्रू जो है यहाँ पे रूट के जो हेयर्स होते हैं वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो जैसे अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें यह क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट का कंसेप्ट दिया गया है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर होता है। देखिए अगर हम पेरेंट्स को ब्रीड करते हैं, अगर किसी भी पेरेंट में कोई भी एक जीन डिफेक्टेड है तो उस जीन को डिफेक्टेड अगर है तो 50% चांसेस उसके रहते हैं कि वो जीन जो है ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र हो जाए और उसी जीन से जो है ऑफस्प्रिंग में जो है बहुत सारी डिजीज़ेज या उस जीन वो रिस्पॉन्सिबल किस डिजीज़ के लिए होगा वो वहाँ पे कर सकता है। इस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब है इन शॉर्ट कि अगर एक पेरेंट जो है उसका जीन जो है उसमें डिजीज़ कोई प्रेजेंट है या मतलब वो हेल्दी जीन नहीं है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में और ऑफस्प्रिंग में जो है वो वही वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे देख लेना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। 4 डिसऑर्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सिस्टिक फिब्रियोसिस है, हंटिंगटन डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है और टे-सेचस डिजीज़ है। तो यहाँ पे तीनों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिस्टिक फिब्रियोसिस जो है वो क्या होता है। देखिए सिस्टिक फिब्रियोसिस में क्या होता है कि लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको कहते हैं सिस्टिक फिब्रियोसिस। और सिस्टिक फिब्रियोसिस जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए हंटिंगटनस डिजीज़ जो होती है, इसमें क्या होता है कि नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन के जो नर्व सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनमें। तो ये भी जो होता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मिसशेपेड बनते हैं और ब्रोकन डाउन होते हैं। तो आरबीसी जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक शेप होता है, तो जो ही सिकल सेल एनीमिया होता है तो उनकी जो आरबीसीज की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। जब शेप चेंज होगी उसी के साथ साथ जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो ये होता है सिकल सेल एनीमिया, अगर ये किसी भी पेरेंट में होता है, चाहे मेल में होता है या फीमेल में होता है, XX पे होता है या XY पे होगा, किसी में भी होता है ये, तो इसके जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ऑफस्प्रिंग जो उनका बनेगा अगर उनको हम मेट करेंगे, भले ही एक पेरेंट जो होगा वो हेल्दी होगा, लेकिन अगर किसी एक पेरेंट में सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके कि जो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन होता है वो डोमिनेट हो जाएगा और वो ऑफस्प्रिंग में जो है वो शो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे हम टे-सेचस डिजीज़ भी देख लेते हैं। तो टे-सेचस डिजीज़, इसको सेकंड नेम जो है इसका GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस भी हम इसको कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी कभी कभी अगर क्वेश्चन आगे आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस भी और टे-सेचस डिजीज़ दोनों सेम होते हैं। तो टे-सेचस डिजीज़ में क्या होता है कि सेल जो होते हैं हमारे ब्रेन के और सेप्नल कॉर्ड के सेल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और ये डिजीज़ जो होती है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी पार्ट, सिकल सेल एनीमिया, जो मैंने आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड आर एग्जांपल ऑफ। तो देखिए जब कोई सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है या ड्राई वुड सूखी लकड़ी जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो ये कौन सी किसकी जो यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, 4 टर्म्स दी हुई हैं, ग्यूटेशन है, प्लाज्मोलिसिस है, ट्रांसपायरेशन है, इम्बिबिशन है, इनमें से 4 की कौन सी एग्जाम्पल ये है। तो देखिए जैसे आपको पता होगा जब कंस्ट्रक्शन चलती होती है मकान की तो लकड़ी वगैरह जो हमारी होती है, वुड वगैरह होती है, तो उसको हम प्रेफर करते हैं कि प्रेफर क्या मतलब बाहर बारिश में रखते नहीं हैं, क्योंकि बारिश में अगर रखेंगे हम तो लकड़ी जो है वो फूल जाती है और फूलने के बाद जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या वो प्रोसेस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है। या सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सीड हमारा जो होता है जब वो जर्मिनेशन में होता है या अगर आपने देखा वो श्रिंक हुआ होता है, जब हम उसमें पानी में डालते हैं 2 घंटे 3 घंटे या
एक नाइट के लिए जब रखते हैं तो वो फूल जाता है। जैसे हम चने वगैरह पकाने होते हैं तो उनको हम पहले जो है 12 घंटे 13 घंटे उनको पानी में रख लेते हैं। पानी में रखने के बाद जो है वो फूल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 जो टर्म्स हैं तो चारों को हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम पोर्स ऑफ प्लांट। देखिए क्या होता है कि जो प्लांट हमारे मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, तो जब मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, जब वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो रूट प्रेशर उसमें जो वो ज़्यादा हो जाता है। रूट प्रेशर जो ही ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर उसमें जो है वो लीवर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपको दिखेगा जो मॉइस्ट जगह पे प्लांट्स होते हैं, कभी कभी अगर आपने देखा होगा, एग्जामिन किया होगा, तो लीव्स पे जो होता है छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। और ग्यूटेशन क्यों होती है? क्योंकि मॉइस्ट कंटेंट जो होता है उस जगह पे वो ज़्यादा होता है। जब मॉइस्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो रूट का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। तो यहाँ पे रूट का प्रेशर इंक्रीज हो गया, पानी बाहर निकला, लेकिन सीड और ड्राई वुड का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आप प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि श्रिंक प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का वो श्रिंक होता है। श्रिंक क्यों होता है? अगर हम उसमें देखें जो वाटर का कंटेंट होता है, मॉइस्ट का कंटेंट होता है, जब उसको हम धूप में रख लेते हैं या किसी और जगह रखते हैं जहाँ हीट वगैरह होती है, तो वाटर उसमें जो होता है वो रिमूव होता है, इवापोरेट हो जाता है। जब उसमें वाटर इवापोरेट हो जाता है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, तो वो श्रिंक हो जाता है। उस श्रिंक को कहते हैं प्लिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि हमारा सीड वगैरह जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि ये आम सी टर्म होती है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। जिस तरह स्टोमेटाज में होता है फोटोसिंथेसिस के बाद वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है लीफ के जरिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। तो अब यहाँ पे हम लास्ट पे आ जाते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन में क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन में वाटर जो होता है वो ओव्यूल्स में चला जाता है, जो राइपनिंग के टाइम हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जब वाटर सीड होगा या लकड़ी हमारी होगी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो फूल जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबिशन। और जो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड आर एग्जांपल ऑफ इम्बिबिशन। तो डी पार्ट जो इसका है वो राइट आंसर है। इम्बिबिशन जो होता है और प्लाज्मोलिसिस जो होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इम्बिबिशन क्या होता है और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलते हैं। 6th क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन विच स्टेट फोटोकेमिकल रिएक्शन बाय एक्साइटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए टेक्स प्लेस। तो देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन आपने अगर पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस में होती है 7-8 स्टेप्स की जो रिएक्शन होती है, पूरी केमिस्ट्री इसमें है। इसमें क्लोरोफिल के भी 2 टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। आपने पढ़ा होगा, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये। तो इसमें जो क्लोरोफिल ए जो होता है वो कौन से स्टेप पे यहाँ पे आ जाता है? तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो पार्ट लेता है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में। फर्स्ट सिंगलेट स्टेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसी टाइम जो है क्लोरोफिल ए उसमें अटैक करता है। जब आप फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट पढ़ोगे तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हेन इनसफिशिएंट होमोपोइसिस रिजल्ट फ्रॉम इनेबिलिटी ऑफ स्टोमच टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज कंडीशन इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है कि हमारा स्टोमच जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स कुछ रिलीज करता है। उससे क्या होगा कि हमारा जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टोमच जो होता है ड्यू टू सम रीजन वो जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज नहीं करता है, विटामिन B12 जो वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो 4 यहाँ पे 4 फैक्टर्स दी हुए हैं, 4 कंडीशंस दी हुई हैं, हम सबको देख लेते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें जो बॉडी होती है वो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। जो ही प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स स्टॉप हो गई, RBCs WBC जब स्टॉप हो जाती हैं तो बोन मैरो हमारा जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सेवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है कि देखिए RBC जो हमारी बॉडी में है वो पहले बनती हैं, देन उसके बाद डिस्ट्रॉय होती हैं। तो बनने और डिस्ट्रॉय होने की रेट जो है वो जो है ना वो
वो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी आरबीसी जो है वो कम अमाउंट में बनते हैं और डिस्ट्रॉय जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है 50 आरबीसीज अवेलेबल हैं तो यहाँ पे हमारे जो है पर मिनट जो है वो 10 आरबीसीज बनते हैं। ये 10 आरबीसीज तो बनते नहीं, करोड़ों में बनते हैं। ये मैंने एज एन एग्जांपल समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मिनट 10 आरबीसीज बनते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय जो होते हैं वो 60 या 70 पर मिनट आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आरबीसीज की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, बनते कम है, डिस्ट्रॉय ज़्यादा होते हैं। उस जो कंडीशन को कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे परनीशियस एनीमिया क्या होता है। परनीशियस एनीमिया क्या होता है कि आरबीसी जो होते हैं वो जब डिक्रीज़ हो जाते हैं, जब आरबीसीज डिक्रीज़ हो गए तो विटामिन B12 जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता तो सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, हेमोलिटिक एनीमिया जब किसी पेशेंट को हो जाता है कि आरबीसीज कम अमाउंट में बनते हैं, ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो गए तो वहाँ पर जो है आरबीसीज का कंटेंट कम हो जाता है बॉडी में। आरबीसीज का कंटेंट जब कम हो जाएगा तो विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा। तो जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा उस कंडीशन को कहते हैं परनीशियस एनीमिया। देन उसके बाद लास्ट नंबर पे अगर आप देखोगे थैलेसिस एनीमिया। थैलेसेनेमिया, तो थैलेसेनेमिया में क्या होता है कि ब्लड डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स। तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब वो कम हो जाएंगे तो विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब जब नहीं होगा तो उस कंडीशन को कहते हैं थैलेसेमिया। तो जो डी पार्ट इसका है वो the J-shaped growth curve describes growth to be density independent since regulation of growth rate isn't tied to the population density until the final crash। तो ये सारी जो है ये डेफिनेशन है J-shaped growth curve की। तो J-shaped growth curve एक्चुअल में होती क्या है, जहाँ जब पॉपुलेशन जो है वो अचानक से इंक्रीज होती है, रैपिडली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, देन अप टू सम एक्सटेंट देन वो सडनली डिक्रीज हो जाती है। जब जो होगी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जब हो जाती है उसमें तो वो डिक्रीज हो जाती है। तो वो जो करो हमारी पॉपुलेशन की बनती है दैट इज कॉल्ड एज जे शेपेड करो। तो जे शेपेड करो में यहाँ पे कुछ 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। तो रिप्रेजेंट कौन करती है इसमें जे शेपेड करो। तो जो फर्स्ट वाली है dt/dn इक्वल टू rn। तो dt/dn इक्वल टू rn जो ये रिप्रेजेंट करती है जे शेपेड करो की। तो इसमें जो n होता है वो होता है पॉपुलेशन का साइज, r जो होता है वो ग्रोथ रेट होता है और t जो होता है वो टाइम होता है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोलिस्टिक मेथड देयर इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो कैरियर्स, चूज द करेक्ट स्टेप वाइज ऑर्डर। तो यहाँ पे 4 जो है स्टेप्स दी हुई हैं हमारे जो बायोलिस्टिक मेथड होता है। तो बायोलिस्टिक मेथड आपने समझना है कि बायोलिस्टिक मेथड क्या होता है, जिसमें हम DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो फॉरेन DNA हमारा होता है, अगर हमने उसको सेल में डालना है तो सेल में वो डायरेक्टली उसमें जाएगा नहीं। तो उसके लिए हम जो है विद द हेल्प ऑफ गन हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड में 3-4 स्टेप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। तो 4 में अगर यहाँ पे देखोगे आप ऑर्डर दिया हुआ है, फिर नीचे ABCD, इसमें अगर आप C वाला ऑर्डर देखोगे BCAD, तो इसी के हिसाब से हम करते हैं। पहले जो है यहाँ पे देख लीजिए B पार्ट, प्रिटेंडेड बाय वॉशिंग ऑफ माइक्रो कैरियर्स इन इथेनॉल एंड स्टेराइल डिस्टिलेड वाटर। जो हमारे माइक्रो कैरियर्स होते हैं उनको इथेनॉल से वॉश कर लेते हैं, देन उसके बाद स्टेराइल कर लेते हैं वाटर में, देन उसके बाद दोबारा हम उनको मिक्स कर लेते हैं, फिर वॉश कर लेते हैं इथेनॉल में, देन उसके बाद रीसस्पेंड कर देते हैं इथेनॉल में। तो काफ़ी ज़्यादा ये लंबा कंसेप्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन succulent CM plants which of the following is the reason that causes opening of stomata during night। तो succulent plants कौन plants होते हैं? वो plants succulent plants होते हैं जो extremely hot weather में रहते हैं, extremely hot weather में grow करते हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह उसमें होते हैं। कैक्टस वगैरह की एग्जाम्पल आपको पता होगी। तो उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो होता है वो नाइट के टाइम ओपन रहता है। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है कि नाइट के टाइम वो क्यों ओपन रहता है। यहाँ पे 4 रीजन्स दिए हुए हैं। तो 4 रीजन्स में हमने चूज कर लेना है। तो देखिए, अगर आपको पता होगा जो रेगिस्तान होते हैं उनमें दिन में भी रात में वाटर का कंटेंट जो होता है वो कम होता है। तो अगर स्टोमेटा वो ओपन रखते हैं जो
मतलब जो हाइड्रोफिल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं उनको पता होगा कि उनका जो स्टोमेटा वो ओपन होता है। क्यों होता है ओपन? क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा उसमें होता है तो वाटर रिलीज होता रहता है। तो इनमें दिन में क्लोज रहता है और नाइट में ओपन रहता है। तो दिन में क्लोज इसलिए लेता है कि वाटर का कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, उसमें जो है फिर काफ़ी केमिकल रिएक्शंस टेक पार्ट लेती हैं उसमें। तो नाइट के टाइम स्टोमेटा क्यों उसमें ओपन रहता है? क्योंकि वाटर का कंटेंट जो होता है वो वहाँ पे कम होता है, उसकी वजह से नाइट में ही जो है स्टोमेटा